इसको हम डिस्कस करते हैं। बॉइंट कैपिटल के जिगर मिस्त्री हमारे साथ हैं। जिगर, गुड आफ्टरनून। जिगर, प्योरली एज अ मार्केट एनालिस्ट और मार्केट पार्टिसिपेंट, ये जो कमेंट्री है कि बजट और गवर्नमेंट ओवरऑल फिस्कल स्पेस है उनके पास और सपोर्ट करने के लिए इकोनॉमी को नंबर 1 और कैपेक्स को बूस्ट करने का ध्यान रखा जाएगा, अगर इस तर्ज पे या इस टिल्ट के साथ बजट आता है तो बाजार उसको कैसे वेलकम करेगा? 87.89 crore. Passenger. सॉरी, इसको है ना, मैं आपके लिए एक एकदम सरल तरीके से बताना चाहता हूँ। तो ऐसे अगर मोटे तरीके से देखें तो गवर्नमेंट की अर्निंग करीब 22 लाख करोड़ है, जिसमें से 5.5 लाख करोड़ बच जाता है। आप इसको निकाल दे डिफेंस सब्सिडी और उसको निकाल दे इंटरेस्ट पेमेंट को, तो 6 लाख करोड़ बच जाता है, जिसमें से आपका रेवेन्यू डेफिसिट अकेला 10 से 11 लाख करोड़ है इस साल। तो आपका स्पेंडिंग इज 10 से 11 लाख करोड़ ज्यादा वर्सेस द 5 लाख करोड़ सेविंग। उसके ऊपर आपका 5.5 से 6 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जब करके आपका फिस्कल डेफिसिट करीब 15 लाख करोड़ के आसपास का बनता है, विच इज एज ऑफ दिस ईयर समथिंग लाइक 6.8% ऑफ जीडीपी। अब नेक्स्ट ईयर आपका ऑलरेडी रियल जीडीपी ग्रोथ करीब 10% होगा और नॉमिनल जीडीपी आप 14 से 15% मान सकते हैं। तो जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ इंक्रीजिंग जीडीपी आपका ये फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी करीब 5.8 टू 5.9 आ जाएगा, जस्ट डिपेंडिंग ऑन द इंक्रीज इन जीडीपी नंबर्स। तो इस तरह से अगर आप एनालाइज करेंगे तो मुझे लगता है ये फिस्कल स्पेस ओपन हो जाती है। 5.5 से 6 लाख करोड़ का आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है ऑन बजट, उसके ऊपर आपका इंटर बजटरी एलोकेशन होता है, तो सब मिला के करीब 10 लाख करोड़ का बजट है फ्रॉम द सेंट्रल साइड, और करीब करीब उतना ही है स्टेट बजट्स का। तो करीब 20 लाख करोड़ का गवर्नमेंट पीएसयू और इंटर बजटरी एलोकेशन है। अगर बजटरी एलोकेशन मेरा हिसाब से अगर 20 से 25% से ज्यादा कर दिया तो आई थिंक मार्केट्स विल टेक इट वेल। एंड बिकॉज आपके पास जीडीपी ग्रोथ का ये जो एंगल है जिसमें आप थोड़ा सा उसका समावेश कर सकते हैं, आप ज्यादा एलोकेट कर सकते हैं कैपिटल स्पेंडिंग पे, एंड देयरफॉर आपका फिस्कल डेफिसिट अगर सेम भी रहा तब भी आपका एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी कम दिखेगा। इसका आप इस्तेमाल करके ज्यादा केपेक्स में स्पेंड जरूर कर सकते हैं। और एक बात है कि इस साल आपका जो डिसइन्वेस्टमेंट जो नहीं हो पाया है, बीपीसीएल या मुझे लगता है एलआईसी का भी आईपीओ शायद 31 मार्च तक अगर ना हो पाए, तो वो सारा करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का इनकम आपका नेक्स्ट ईयर शिफ्ट हो जाएगा। तो इंक्रीमेंटली आपके पास वो रूम भी है टू डू मोर एलोकेशन ऑन कैपिटल स्पेंडिंग। तो काफी फिस्कल रूम है। आई थिंक मार्केट वो थोड़ा सा एक्सपेक्ट करके भी चल रहा है, क्योंकि इस साल आपका फूड ग्रेन्स और फ्री फूड में जितना आपका पैसा लगा है वो शायद नेक्स्ट ईयर इतना ज्यादा नहीं लगेगा। तो रीजनेबली गुड फिस्कल इम्पल्स है गिवन वेयर टैक्स कलेक्शंस आर। राइट, राइट, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून जिगर, प्लेजर टू हैव यू ऑन ईटी नाउ स्वदेश। आपने बोला कि फिस्कल रूम दिखाई देता है, जो यहाँ पे ग्रोथ प्रोजेक्शन की भी बात की जा रही है, लेकिन उसमें एक बड़ा कंसर्न ये है कि जो प्रोजेक्शन की गई है वो ब्रेंट क्रूड को 70 से $75 पर बैरल के बेसिस पर करी है। भले ही हम मानते हैं कि अभी जो क्रूड के लिए रियल सिनेरियो है, जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड सिनेरियो, वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के है और वो विद टाइम ईज आउट हो जानी चाहिए, लेकिन इस कैलकुलेशन से आप कितनी रेलेवेंस रखते हैं? क्योंकि रियल टाइम पे 10 रुपए पर डॉलर पर बैरल भी अगर क्रूड बढ़ता है तो हमारा फिस्कल डेफिसिट में बड़ा डेंट आता है। तो ये कैलकुलेशन, इस पर आप किस तरह का टेक देंगे? मैं सोचता हूँ कि अभी जिस हिसाब से क्रूड का पोजीशनिंग हो रखा है एट दी एंड कंज्यूमर लेवल, जो आप बात कर रहे हैं उसके माने कहीं जो आपका डेफिसिट है, नॉट फिस्कल डेफिसिट पर करंट अकाउंट डेफिसिट, उस पे कहीं ज्यादा इसका मतलब पड़ेगा। आपका रुपी इस हिसाब से थोड़ा वीक होना चाहिए। बट एज फार एज द बजट इज कंसर्न, आपका जो भी क्रूड प्राइस है वो अभी ऑयल सब्सिडी तो इतनी ज्यादा रही नहीं है, नॉर आर दे आस्किंग ओएनजीसी टू फुट द बिल। तो मुझे लगता है कि जितना भी इंक्रीज ऑयल प्राइसेस है वो करीब करीब पूरा एंड कंज्यूमर को पास ऑन हो जाता है। हाँ, स्टेट इलेक्शंस है तो ये आप शायद बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ये इमीडिएटली पास ना करना चाहे। हिस्टोरिकली अभी तक तो हमने देखा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कोई रोक लगाई हो। उन्होंने एक्चुअली एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, जिसका आपने ऑलरेडी फिस्कल आपका नंबर्स में इम्पैक्ट देख लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि बजट कैलकुलेशंस में इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा। हाँ, ये आपकी बात जरूर सही है कि अगर $90 है
ईच $10 एक्चुअली रिजल्ट्स इन अ मच हायर करंट अकाउंट डेफिसिट। पर उसके सामने आपके जो सॉफ्टवेयर एंड अदर एक्सपोर्ट्स है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स, वो भी आर हिटिंग ऑल टाइम हाइज। आप रुपये देखिए, आप डॉलर जो DXY करेंसी है वो एक्चुअली काफी स्ट्रेंथन हो रहा है, बट कंपेयर टू रुपी आइडियली अगर इस सिनेरियो में ऑयल इतना ऊपर है तो रुपी काफी वीकन हो जाना चाहिए था, बट बिकॉज ज्यादा है, आपका रुपी एक स्टेबल बना के तक चल रहा है। मुझे लग रहा है कि ये अगर ऑयल ऊपर रहा तो फिस्कल डेफिसिट में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना शायद आपका आगे चल के रुपी में इम्पैक्ट पड़ेगा। मानसी, दिस साइड यहाँ पर आप क्लियरली क्रूड और साथ ही उसका एक इम्पैक्ट किस तरह से पड़ता हुआ दिखेगा इस पर मैं जानकारी दे रहे हैं, बट बैंकिंग स्पेस को टच करना चाहूँगी मैं। और अभी बिफोर द मच अवेटेड इवेंट बजट, उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे बाहर आता हुआ दिखा, और इकोनॉमिक सर्वे में इंडिया के बैंकिंग सिस्टम की अगर बात की, वेल कैपिटलाइज सिचुएशन, NPAs का ओवरहैंग जो है वो भी कुछ हद तक डिक्लाइन होता हुआ दिखा है, पर्टिकुलरली क्योंकि नतीजों का सीजन चल रहा है, मोस्ट ऑफ द बैंकिंग रिजल्ट्स आर आउट। क्या लगता है इस सिचुएशन में, और साथ ही जहां पर इंटरेस्ट रेट को लेकर बातचीत चल रही है, बैंकिंग स्पेस कैसे परफॉर्म करेगा? नमस्कार। मुझे लग रहा है कि बैंकिंग इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेक्टर। ये करंट कैलेंडर ईयर देखिए आप 2022, उसमें मुझे लग रहा है कि जहां मुझे एकदम एब्सोल्यूट अपसाइड दिखता है वो एक बैंकिंग क्षेत्र है। मैं आपको समझा दूं, काफी लोग इसको इस हिसाब से एनालाइज करते हैं कि अगर राइजिंग इंटरेस्ट रेट होता है तो पूरा साइकिल में बैंकिंग स्टॉक्स डू नॉट परफॉर्म। एक ये एंगल है, दूसरा एंगल ये भी है कि FII का जितना भी ओवर ओनरशिप है वो बैंकिंग क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक दृष्टिकोण हो सकता है देखने का, पर आप इसको इस हिसाब से एनालाइज कीजिए कि आप लास्ट 5.5 या 6 साल के पर्सपेक्टिव से देखें तो 2015 में आपका एसेट क्वालिटी रिव्यू हुआ, 16 में डिमोनेटाइजेशन हुआ, 17 में GST इम्प्लीमेंटेशन, 18 में आपका IL&FS क्राइसिस हुआ, और 20-21 में जो 2 वेव्स आई कोविड की, उसमें जो बैंकिंग बुक का जितना रिजिलियंस डिस्प्ले हुआ है वो मुझे लग रहा है कि बैंकिंग बुक्स एकदम क्लीन है आज के तारीख में। जो फ्रेश स्लिपेजेस हैं फॉर ICICI एंड ऑल दोज बैंक्स हैव एक्चुअली कम नेगेटिव। तो अगर इस एंगल से देखें तो आपका ये इक्वेशन में खाली एक चीज मिसिंग है फॉर बैंक स्टॉक्स टू परफॉर्म, विच इज ग्रोथ। एंड आई थिंक जब पूरा इंडस्ट्री लेवल ग्रोथ इज इन सिंगल डिजिट्स, इवन देन गुड बैंक्स आर रिपोर्टिंग वेरी स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ नंबर्स। तो मेरे हिसाब से बैंक एक क्लियर कट आउट परफॉर्मर रहेगा। अगर आप पूरे साल की बात कर रहे हैं, हाँ ये हो सकता है कि FI सेलिंग जिस दिन ज्यादा है तब बैंक नहीं परफॉर्म करे, पर मुझे लग रहा है ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, फेडरल बैंक, ये 5 बैंकिंग स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में हैं और हम उस पर काफी पॉजिटिव हैं आज। जिगर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप 18 आवर्स स्वदेश को समय दे रहे हैं और आसानी से बता भी रहे हैं कि इकोनॉमिक सर्वे को कैसे समझा जाए। एक बात आपसे और समझनी है, इस बार इकोनॉमिक सर्वे में ना बहुत ज़ोर से, मैं पूरा पढ़ भी रहा था सर्वे, 4-5 बार सरकार ने बोला है कि हमारी जो PSUs रिफॉर्म करने के तरीका है ना, वो है प्राइवेटाइजेशन। आप PSUs रिफॉर्म का सिंपल सा तरीका वो बता रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन। और उन्होंने इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है, जो सिर्फ 2 महीने पहले घटना घटी है, वो है एयर इंडिया का, कि हमने एयर इंडिया करके ये बात प्रूव कर दिया कि हमने देखिए प्राइवेटाइजेशन पे बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। ये साल सरकारी कंपनी के प्राइवेटाइजेशन का है, तो वो कौन सी कंपनी है, किसको बेनिफिट होगा? अजय, ये थोड़ा ये बात तो सही है कि द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। आप फैसिलिटेट करते रहें अगर बिजनेसेस को, और उनको ये अपॉर्चुनिटी देते रहे, जैसे PLI स्कीम थी, तो उसमें काफी फायदा होता है उन इंडस्ट्रीज का जहां पे एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना होता है। अगर आप देखें, जो भारतवर्ष का तबका है वो मैन्युफैक्चरिंग को करीब छलांग लगा के चला गया। हमारा फॉर $2.5 to $3,000 पर कैपिटा GDP में सर्विस ऑलरेडी 65% से ज्यादा है। तो इस चक्कर में मैन्युफैक्चरिंग को पुश करने के लिए जो PLI स्कीम्स लाई, वो इसके लिए बहुत अच्छी स्कीम्स हैं। ये इन द सेम लाइन जो गवर्नमेंट के एग्जिस्टिंग बिजनेसेस थे, वहां पे वो वेरी क्लियरली, जैसे एयर इंडिया में इतना बड़ा लॉस होता था सालाना,
वो वेरी इजीली दे कुड गेट सम प्राइस एंड गेट अवे फ्रॉम दैट एसेट। आई थिंक बीपीसीएल वो एक कंपनी है जहाँ पे वो ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि उनको बेचना है। शिपिंग कॉर्पोरेशन दूसरी कंपनी है आई थिंक जहाँ पे वो बात कर चुके हैं। तो आई थिंक जितने भी ये बिजनेसेस है, शायद नाल्को भी हो जाए, मुझे पता नहीं है कि अगर ये बात कर चुके हैं कि नहीं गवर्नमेंट, बट नाल्को भी इवेंचुअली एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे उनके पास बहुत अच्छी बॉक्साइट रिजर्व्स हैं, जबकि प्राइवेट कंपनीज के पास इतनी अच्छी बॉक्साइट रिजर्व्स नहीं है। तो अगर वो किसी दिन डिसइन्वेस्टमेंट पे आए तो मुझे जरूर उम्मीद है कि प्राइवेट एल्यूमिनियम कंपनीज को उसमें रुचि रहेगी। तो वैसे जितने भी ये गवर्नमेंट एंटिटी बिजनेसेस है जहाँ पे या तो उनका इस्तेमाल होता है केपेक्स करने के लिए, क्या क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अभी केपेक्स शाय है, तो आप पीएसयू को बोलते हैं कि आप ज्यादा केपेक्स करो, या तो उनका यूज होता है डिविडेंड गवर्नमेंट को ज्यादा देने में, क्या क्योंकि आपके बजट बुक्स कभी भी बैलेंस नहीं होते थे। तो मुझे लगता है कि उसके सामने आप अपफ्रंट इनको बेच के काफी अच्छा कर सकते हैं, जिससे एफिशिएंसी वो यूनिट्स में भी आएंगी और गवर्नमेंट फिस्कल में भी आएगी और गवर्नमेंट का बैंडविड्थ भी काफी कम खर्च होगा। जिगर, गुजरात फ्लोरोकेम का स्टॉक काफ़ी एक्टिव है, जहाँ तक मुझे पता है कि वो आपके पोर्टफोलियो का भी हिस्सा है काफ़ी लंबे समय से। ये सिर्फ इस स्पेस के बारे में बताइए, इनके नंबर्स इतने अच्छे आए हैं, बट क्या पूरे स्पेस में एक अच्छा मूव आ सकता है? हाँ जी, ये गुजरात फ्लोरोकेम हम करीब 4 साल से ज्यादा हम इसको होल्ड करते चले आ रहे हैं। और पूरी फ्लूरोकेमिस्ट्री साइकिल में अगर आप देखें तो मुझे लग रहा है सब कंपनीज, नॉट जस्ट फ्लूरोकेम, पर एसआरएफ का भी जो नंबर आया वो बहुत अच्छा नंबर था। फ्लूरोकेमिकल्स शायद एक अलग साइकिल से है कंपेयर टू से एसआरएफ या नवीन फ्लोरिन। जब 2003 में इन सबको कार्बन क्रेडिट्स मिले तो ये तीनों कंपनी अलग अलग क्षेत्र में चले गए। एसआरएफ ने एग्रो केमिकल्स में काम शुरू किया, नवीन फ्लोरिन ने फार्मा केमिकल्स में काम शुरू किया और गुजरात फ्लोरोकेम ने पीटीएफई में काम शुरू किया। अब पीटीएफई जो मोनोमर और पॉलीमर है उसको स्टेबलाइज करने में काफी समय लग जाता है, तो ये काफी समय से धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं, जबकि बाकी दो कंपनी ने काफी स्ट्रॉन्ग ग्रो कर लिया इन द लास्ट डेकेड। लास्ट 4-5 साल से आप स्लोली इसका प्रोग्रेस ट्रैक करेंगे तो अभी लास्ट ईयर इन्होंने करीब 750 से 800 करोड़ का एबिटा कमाया है। मुझे लग रहा है अगर मैं अपने नंबर्स चेक करूं तो सब मिला के ये 1550 से 1600 करोड़ का एबिटा कर देंगे बाय FY24, जिसमें मेरे अनुमान के हिसाब से पीटीएफई का कैपेसिटी जो एक्सपेंशन हुआ है 1200 से 1600 टन पर मंथ, उसमें करीब इंक्रीमेंटल 200 करोड़ कमा सकते हैं। न्यू फ्लूरोपॉलीमर में 200 करोड़ कमा सकते हैं, जहां पे खाली 3 कंपनी है। एंड जो फ्लूरो स्पेशलिटी नया बिजनेस शुरू किया है उसमें करीब 900 करोड़ का रेवेन्यू कर सकते हैं 2 साल के भीतर, सालाना 900 करोड़, जिसमें आई थिंक 350 करोड़ का EBITDA हो सकता है। इसको छोड़ दें तो LiPF6 करके एक और मॉलिक्यूल है जहां पे ये लोग काम कर रहे हैं और वो उनका एप्लीकेशन होता है लिथियम आयन बैटरीज में, जिसका कंपनी का कॉल हुआ था फ्राइडे। तो उन्होंने बताया कि ये बाय मार्च 22 ये और एंड ऑफ कैलेंडर कमर्शियलाइज हो जाएगा। अभी के स्टेज पे ये ऑप्शनैलिटी है, तो अगर सक्सेसफुल हुए तो काफी बड़ा अपसाइड यहाँ पे खाली ये। एंड लास्टली दहेज में जो एक्सपेंशन है, ये दोनों चीज मिला के आई थिंक FY25 का EBITDA ग्रोथ भी काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो मुझे लग रहा है ये कम वैल्यूएशन है कंपेयर टू SRF, ये कैचअप कर सकते हैं बेस्ड ऑन द वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दैट फ्लोरोकेम विल लाइकली रिपोर्ट। तो हम काफी साल से होल्ड कर रहे हैं पर अभी भी होल्ड करते चले आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जिगर आज समय देने के लिए और अपनी ओपिनियन इकोनॉमिक सर्वे पे, बाजार पर और आपको कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स पसंद आते हैं उस पर अपनी राय शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए इसी कड़ी में